आसान स्टूडेंट्स जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिजनेस रिस्क और इंश्योरेंस के टॉपिक के ऊपर है। आज के लेक्चर में हम बिजनेस रिस्क को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस को डिफाइन करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और रिस्क कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? तो अगर आप पेज का इंट्रो देखें अपने चैप्टर में तो कहता है कि रिस्क एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बिजनेस, कि उसने रिस्क को एसोसिएट किया है कारोबार के साथ एक लाजमी फैक्टर के तौर पर। Business risks may be defined as the danger of the loss from the unforeseeable events in the future। कि बिजनेस रिस्क को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में या कि मुस्तकबिल में होने वाली कुछ ऐसी इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में एक बिजनेसमैन एक्सपेक्ट तो कर रहा होता है लेकिन कंफर्म नहीं होता इनके बारे में। इट इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब लॉस की पॉसिबिलिटी है, नॉट कंफर्मेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस due to some unpredictable and unfavorable happenings in future। Again, unpredictable का मतलब होता है जिसको आप पेशन गोई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली लॉस जो है वो रिस्क और लॉस में थोड़ा सा हम डिफरेंस करेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। वो जो किताब में आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अनफोर्सिबल, इसको आप जज नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई बिजनेसमैन इसको एक्सपेक्ट जरूर कर रहा होता है बट इसे प्रॉपर्ली जज नहीं करता वो, मतलब ये कंफर्म नहीं होता कि लॉस, ये हमें इस रिस्क से हमें लॉस होगा या नहीं होगा, ये रिस्क किस हद तक हमें डैमेज कर सकता है। तो आप ज़रा इसका हाईलाइटेड एरिया देखें। अकॉर्डिंग टू वेलर, रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी तो कहते हैं हम। रिस्क इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स, देयर अ चांस ऑफ लॉस फ्रॉम द डे गुड्स ऑन, मतलब बता रहा है कि किस दिन से, डे फ्रॉम द डे गुड्स ऑन प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड अंटिल दे आर सोल्ड एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड। मतलब उसने कारोबार की तमाम एक्टिविटीज़ को इस रिस्क के अंदर इंक्लूड कर दिया कि जब आप चीज़ों को बनाना शुरू करते हो, जब आपको डिमांड आती है, उस दिन से लेके चीज़ों को बेच के और पेमेंट को रिसीव करने तक ये रिस्क एसोसिएट रहता है बिजनेस के साथ। तो जो बिजनेस रिस्क है वो एक एसेंशियल फीचर है कारोबार का। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिस्क को मजीद समझने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। नंबर 1 है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। Business risks arises due to uncertainty about the future course of events। Uncertainties are inherent in the actions of human beings। अब इसने ज़बरदस्त बात की है, कहते हैं ना कि जहाँ इंसान होता है वहाँ पे गलती का इम्कान हमेशा रहता है, मतलब ह्यूमन फैक्टर ऑलवेज लाइज इन आवर वर्किंग्स, कि जहाँ भी इंसान होगा गलती का इम्कान रहेगा। तो वो बेसिकली रिस्क को एसोसिएट कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो रिस्क आपके बिजनेस के साथ अटैच रहता है। अच्छा, इसके साथ उसने कुछ एग्जाम्पल दिए कि अब ये अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है, गैर यकीनियत, ये नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज़ में अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन में नेक्स्ट पेज पे कहता है लॉकआउट्स हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान, इसकी देखें बेस्ट एग्जांपल आपके पास मौजूद है आजकल के दौर की कि लॉकडाउन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो बिजनेसेस काफ़ी से अफेक्ट हो रहे हैं। तो लॉकआउट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, थेफ्ट है, बैड डेट्स है। जो मैंने बात की वो अपनी पहली इसकी डिफाइन करते हुए कि पेमेंट रिसीव होने तक रिस्क रहता है, तो वो बेसिकली पेमेंट का वर्ड इसलिए यूज़ किया था कि बैड डेट्स अगर हो जाते हैं तो वन ये आपका बैड डेट्स का रिस्क होता है, लॉस हो जाएगा कंपनी। तो अनसर्टेनिटी के बाद दूसरा इसका जो फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क की, वो क्या है जी कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि बिजनेस के साथ रिस्क हमेशा एसोसिएट करता है, वो कम हो या ज़्यादा हो एसोसिएट लाजमी करता है। इससे उसने एसेंशियल एलिमेंट का नाम दिया है, लाजमी जुज़ है इसका। रिस्क इज एन इनएविटेबल फ्यूचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट सम एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब कैन नॉट रन, हो चल नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, रिस्क बेयरिंग इज एन essential element of the business। no businessman can fully escape from the risk। मतलब बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप सुनते होंगे कि इन कंपनीज को शायद कभी रिस्क लॉस हुआ नहीं, लेकिन वो हैवी लॉस नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे लॉसेस होते ही हैं किसी भी कंपनी के अंदर। कोई भी कंपनी से बिल्कुल ही, वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ रिस्क कोई कंपनी नहीं होती। हम अगर इंटरेस्ट की एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो इंटरेस्ट वो आउट ऑफ रिस्क होता है लोन्स के ऊपर, इसीलिए इंटरेस्ट को हम कभी भी जायज़ नहीं रखते। आज का जब हम इस्लामिक एजुकेशन में हम देखते हैं तो इंटरेस्ट इसलिए भी जायज़ नहीं होता, उसकी बड़ी वजह ये है कि वो आउट ऑफ रिस्क नहीं होता, तो जो कारोबार नहीं है वो फिर इसमें जायज़ होता है इस्लाम के अंदर। नो बिजनेसमैन कैन फुली एस्केप फ्रॉम द रिस्क। उसके बाद कहता है जी कि बिजनेसमैन डिसाइड टू प्रोड्यूस और परचेज गुड्स इन एंटिसिपेशन। अब ठीक है, वो आगे वो एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर लीजिएगा। तो पहला एलिमेंट था अनसर्टेनिटी, दूसरा एलिमेंट है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस कि गैर यकीनियत होती है इसके अंदर, एक तो रिस्क में ये वो भी है, दूसरा ये बिजनेस का जुज होता है। तीसरी चीज़ कहता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग रिस्क।
अच्छा, ये एक मैनेजमेंट की कोटेशन भी ये कह लें आप, एक मिथ कह लें इसे मैनेजमेंट की, कि कहते हैं कि हाई द रिस्क हाई द रिटर्न। कोई बिजनेसमैन जितना ज़्यादा रिस्क लेता है अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर, उसके उतने ज़्यादा हाई रिटर्न के चांसेस, रिटर्न से मीन होता है प्रॉफिट, चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो कुछ दो किस्म के बिजनेसमैन होते हैं कि मार्केट के अंदर, रिस्क टेकर्स होते हैं और रिस्क अवर्स होते हैं। रिस्क टेकर वो होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं, और रिस्क अवर्स वो होते हैं जो बिजनेस में रिस्क लेने से इतनाब करते हैं। तो आमतौर पे जो मैनेजमेंट की थेरीज हैं वो ये बताती हैं कि जो बिजनेस में ज़्यादा रिस्क उठाता है ना, उसके ज़्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ये हेडिंग है, इससे ये कह जी कि हायर द प्रॉफिट आपका जो है रीजन हो सकता है हाई रिस्क के ऊपर। वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिगर size often involve a high degree of risk. Similarly, a firm dealing in goods faces higher risk than a firm dealing in essential commodities. तो उससे ये एग्जांपल आपको दिया कि रिस्क एक तरह का नहीं होता, डेफिनेटली एक तरह का नहीं होता, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है जी बिजनेस किस तरह का, आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर आगे वो एग्जांपल आपको दे रहा है कि अगर तो आप असेंशियल कमोडिटीज़, कुछ ऐसी गुड्स होती हैं मार्केट के अंदर जो कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ में दूध है, ठीक है, गंदम है, इस तरह की चीज़ें हैं, इनके अंदर रिस्क कम होता है। जो रनिंग आइटम्स है ये बिकनी होती हैं, तो मार्केट में बिकती है। ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, तो ऐसे बिजनेसमैन को रिस्क ज़्यादा एसोसिएट हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ मूव टू कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये आसान टॉपिक है कि बिजनेस रिस्क किन वजूहात से हो सकता है। बहुत सी वजूहात है, बहुत ज़्यादा है। कुछ वजूहात इसने डिस्कस की है हेडिंग्स के तौर पे किताब के अंदर। जैसे कि नंबर 1 है नेचर कॉजेज, कुदरती वजूहात हो सकती है, नेचुरल जो काजेज होती हैं। अब वो क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं, इसने कुछ वर्ड्स लिखे, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि नेचुरल इवेंट सच एज, वो जो कह रहा है फेमाइन यानी कि कहत पड़ जाना, अर्थक्वेक ज़िलज़ला आ जाना, वॉल्केनिक एरप्शन ये जो लावा निकलता है पहाड़ों से, लाइटनिंग एंड थंडरफॉल ये तूफान वगैरह आ जाते हैं, रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द इनकम। तो इस तरह के कुछ कॉजेज होते हैं जो कि रिस्क एसोसिएट होते हैं। मतलब वो एक वजह ये हो सकती है बिजनेस रिस्क की कि नेचुरल कॉजेज आ गया, फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया और कारोबार बंद हो गया, या कारोबार की प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, बिल्डिंग खराब हो गया कारोबार की, तो ये रिस्क एसोसिएट हो सकता है कुदरती आफात से, कहते हैं नेचुरल डिजास्टर से, नेचुरल कैलेमिटीज़ ये होती हैं। ह्यूमन काजेज डेफिनेटली अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ इंसान है वहाँ गलती है। तो ह्यूमन काजेज एक काज ये भी हो सकता है जिसका इसमें कहता है ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लॉस इन बिजनेस। क्यों जी होता है कि कहते हैं नेग्लिजेंस और द केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस कहते हैं लापरवाही को, केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय मे लीड टू सीरियस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, सीरियस केसेस। ठीक है, इंसानी गलती से बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। देयर मे बी अ लॉस ड्यू टू, आगे एक्सप्लेन कर रहा है, स्पॉइलेज लीकेज हो जाना, ब्रेकेज किसी चीज़ का टूट जाना, स्ट्राइक और द लॉकआउट, एहतजाज करना, यूनियन अक्सर एहतजाज करते हैं कारोबार में, तो वो भी सीरियस लॉसेज हो सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हमारी नज़र से गुजरे मैनेजमेंट के अंदर कि जहाँ पे एक अच्छा कारोबार चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन लेबर यूनियंस की स्ट्राइक की वजह से कारोबार पूरे का पूरा तबाह हो जाता है। तो इस तरह के केसेस भी हैं, ये ह्यूमन केसेस इस्तेमाल होते हैं रिस्क के अंदर। तो इस तरह के रिस्क भी बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज। पाकिस्तान में इसकी वंस अगेन आपको एग्जांपल मिल सकती है। आजकल की जो सूरत हाल है वो बेसिकली इकोनॉमिक कॉजेज को जो प्रेडिक्ट कर रही है। इकोनॉमिक कॉजेज रेफर टू द चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। इसमें वो बता रहा है आपको कि फ्लक्चुएट इन डिमांड एंड द प्राइजेस आर वेल नाउन। मतलब अगर डिमांड फ्लक्चुएट कहते हैं उतार और चढ़ाव, वो दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उतार भी चढ़ाव भी, यानी कि अप्स एंड डाउन कंडीशन होना कि डिमांड अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है। तो बाज़ का जब अच्छे हालात चल रहे होते हैं, हम अक्सर ट्रेड साइकिल में पढ़ते हैं ये कि जब बूम का पीरियड चल रहा होता है तो कोई भी जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है, और अगर वो अपनी प्रोडक्शन को ठीक तरह से एंटिसिपेट ना कर सके, उसका अंदाज़ा ठीक तरह से ना लगा सके, तो ये होता है कि जब वो डिमांड कम होती है तो सरप्लस प्रोडक्शन बिकती नहीं है, माल बिकता नहीं है, जिससे कंपनी को फिर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो डिमांड्स की जो फ्लक्चुएशन होती है वो लॉस पहुंचा सकती है, ये रिस्क होता है। फिर प्राइजेस की जो फ्लक्चुएशन है, ये पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल मौजूद है, वो भी आपको लॉस पहुंचा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जी फिजिकल और टेक्निकल कॉजेज हैं। फिजिकल कॉजेज और टेक्निकल कॉजेज को एग्जाम्पल लिया है कारोबार के अंदर जो मैकेनिकल हमारी मैकेनिकल मैनेजमेंट होती है, जो हम मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे रिपेयर किया जा रहा है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है, वो भी अगेन एक कॉज हो सकता है लॉस का। अगर आपने ठीक तरह से मशीन्स को रिपेयर नहीं किया तो अक्सर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी काम कर रही होती है, तो उसमें एक एग्जांपल होते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ज़रा से लिखा हुआ है कि मैकेनिकल फेलियर सच एज आउटबर्स्ट ऑफ अ बॉयलर। बॉयलर कहते हैं वो जो ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना,
पे जो ये फ्यूल यूज़ किया जाता है, गैसेज जो यूज़ की जाती हैं, जो फायर अक्सर जो यूज़ की जाती है उसके लिए बॉयलर यूज़ होते हैं स्मोक के लिए, धुआं निकलता है जहाँ से, अगर वो फट जाते हैं तो मेजर किस्म का लॉस हो सकता है, ह्यूमन लॉस हो सकता है। तो ये टेक्निकल कॉजेज भी हो सकती हैं रिस्क के। हमारा बेसिकली टॉपिक क्या चल रहा है कि कॉजेज क्या है रिस्क के, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, यानी कॉजेज के अंदर हमने पढ़ी है कि नेचुरल कॉजेज है, कुदरती आफात इसकी वजह बन सकती है जो हम रिस्क पढ़ते हैं। ह्यूमन कॉजेज है, इंसानी वजह बन सकती है। इकोनॉमिकल कॉजेज है, माशियात की वजह बन सकती है, माशी वजह बन सकती है। और टेक्निकल कॉजेज यानी कि ये मशीनरी की वजह बन सकती है। इसके बाद है जी पॉलिटिकल कॉजेज। यस ऑफ कोर्स पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं आजकल के दौर के अंदर बड़ी हद तक डिसाइड करती हैं कि आपके मुल्क के अंदर बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। जैसा कि इसमें जो सबसे एक जिस कहते हैं वेल नोन फैक्टर वो टैक्स फैक्टर है। जो टैक्स होता है या किसी किस्म की ड्यूटीज़ होती है गवर्नमेंट इम्पोज करती है बिजनेसमैन के ऊपर, वो बड़ा इसमें एक रोल प्ले करता है कि कारोबार किस तरह किसी कंट्री में ग्रो करेगा। तो political disturbances such as fall of the government and the other events, for example, may lead to heavy loss in business. Changes in the license condition, taxation policies create uncertainty of the loss, वो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था. A businessman may lose due to restriction on import or the export and fluctuation in excise rates. तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करती है और वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ बेच रही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो ये चीज़ बेचे। इसमें हमारी आप देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री इसमें आ जाती है कि बाहर से जो गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर तकरीबन 200% ड्यूटी इम्पोज की जा रही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लग्जरी कार है जो इंपोर्ट की जाए। उससे क्या होता है कि आपका जो फॉरेन रिजर्व होता है वो सारा यूज़ हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मना नहीं करती, अलबत्ता उसकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, जिससे फिर जो बिजनेसमैन वो डिस्करेज होता है कि वो इम्पोर्ट ना कर सके। तो अगेन ये पॉलिटिकल काजेज हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं किसी भी बिजनेसमैन को। अब हम इसमें ये डिस्कस नहीं कर रहे कि इसमें फ़ायदा या नुकसान है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस हैं जो टेक किए जा सकते हैं बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस रिस्क क्या है, हमने उसको डिस्कस किया है। फिर इंश्योरेंस को डिफाइन किया है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क को डिस्कस किया है। फिर हमने इसके बाद इंश्योरेंस को अभी डिफाइन करना है। सॉरी, तो व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच ईच पार्टी या क्या लगे बोथ पार्टीज promises the other party, one party promises the other party to compete or reimburse the insured again amount of in case of loss to his life, goods and property. सिंपल फॉर्म ये समझा रहा है कि इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के अंदर। इसमें एक पार्टी ये प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि इन केस ऑफ लॉस हिज लाइफ, हिज गुड्स या प्रॉपर्टी, उसकी ज़िंदगी, उसकी अशिया या कोई उसकी प्रॉपर्टी है, उसको अगर लॉस होता है तो जो एग्रीमेंट के अंदर तय हुआ है वो अमाउंट वो पे करेगा या उस लॉस को किसी भी तरह से वो रेमेडी करेगा। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस। बेसिकली क्या है, ये एक एग्रीमेंट है। इसके अगर हम हाईलाइटेड एरिया देखें जो इसकी बाकायदा डेफिनेशन है, मैं उसको पढ़ता हूँ फर्स्ट डेफिनेशन को। इंश्योरेंस मीन्स अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग क्या है, एग्रीमेंट है बाय अ कंपनी, एक कंपनी की तरफ से, सोसाइटी या एक सोसाइटी की तरफ से, और द स्टेट या एक हुकूमत स्टेट की तरफ से। इज प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस, कि वो प्रोवाइड करेंगे सेफ गार्ड यानी कि तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे किसके अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट, प्रोविजन अगेंस्ट सिकनेस, बीमारी के अगेंस्ट, डेथ या अमवात के अगेंस्ट एटसेट्रा, इन रिटर्न फॉर रेगुलर पेमेंट्स। और ये जो लॉस होगा या सेफ गार्ड होगा ये कैसे रिकवर किया जाएगा, इन रिटर्न ऑफ किसके बदले, रेगुलर पेमेंट्स। वो रेगुलर पेमेंट्स जिसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम्स कहते हैं, जो आप प्रीमियम भरते रहते हैं इंश्योरेंस का, जो कस्टमर होता है या जो भी क्लाइंट होता है उसको भरता है। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में काफ़ी हद तक आइडिया क्लियर हो जाता है कि इंश्योरेंस कैसे एग्रीमेंट है। अच्छा, ये इसमें दो तीन चीज़ें लिखी है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई स्टेट भी हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट है। तो ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, अगर कोई कंपनी के तौर पर काम कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन, कि वो प्रॉमिस करता है कि वो आपको पॉसिबल लॉसेज रिकवर करके देगा, लेकिन वो रिकवर कैसे करके देगा, आपकी रेगुलर पेमेंट्स के अगेंस्ट। ये एग्रीमेंट जो होता है इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मेन पॉइंट्स क्या है डेफिनेशन अगर आप देखें तो अंडरटेकिंग है, अभी मैंने डिस्कस किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीवियन ऑफ सेफ्टी है, इसमें तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, अफेक्ट्स ऑफ मिसफॉर्चून, मतलब जो मिसफॉर्चून कहते हैं ना कि हालात का ख़राब हो जाना, वो कौन कौन से हैं जी, लॉस है, सिकनेस है, डेथ को डिस्कस किया है, और रेगुलर पेमेंट्स को डिस्कस किया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको टेक्निकली समझना आप लोगों ने, रीडिंग आपको मस्ट करनी पड़ेगी इसकी, कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है। नंबर 1 है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में भी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
इट इज़ वर्थ वाइल टू मैंशन, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैंशन किया जाए हेयर दैट नो पर्सन can enter into a contract with an insured company unless he has insurable interest in the object. Insurable interest is a legal requirement. Any person can insure his own house, property, traded good, factory, cattle, jewelry, life, and his own children's life in case of loss will be able to receive money from the insurance company. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट से बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये लिया गया है कि जब आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस ले जाते हैं तो आपका कोई फाइनेंशियल उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब आप कंपनी को बताएंगे, मेंशन करेंगे कि मैं ये चीज़ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, उसके पीछे मुझे क्या पॉसिबल लॉस है, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये क्यों से लिखा, क्यों ज़रूरी नहीं होता कि ये बहुत सी बहस लंबी हो जाएगी कि बहुत सी जो फेक इंश्योरेंसेज होती हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मेंशन करें कि आप पॉसिबल लॉस क्या है। कल को जब इंश्योरेंस कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो लीगल केसेस को डील करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, उसके लिए बेसिकली ज़रूरी होता है लिखवाना जो इंश्योर्ड है, जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है, कि उसने क्या अपना पॉसिबल लॉस मेंशन किया था। एटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ कहते हैं अच्छी नीयत को, कि जो इंश्योरेंस होनी चाहिए वो हमेशा अच्छी नीयत के लिए होनी चाहिए, यानी कि गुड फेथ के ऊपर इंश्योरेंस होनी चाहिए। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वो अब ये अच्छी नीयत क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूँ किताब में, कि रिक्वायर्स एब्सोल्यूट एंड एटमोस्ट गुड फेथ, बोथ पार्टीज शुड डिस्क्लोज द फैक्ट्स टू ईच अदर। बेसिकली जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज को चाहिए कि वो अच्छी नीयत से इस एग्रीमेंट में एंटर हो। अब इसमें एग्जांपल दे रहा आपकी किताब के अंदर, के फर्ज करें कि एक बंदा है वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूमात देता है जी कि मैं इस वक्त तो बिल्कुल ही फिजिकली फिट हूँ। वो छुपा जाता है कि उसे एक हार्ट अटैक पहले भी आया हुआ था। अगर तो आप एक हार्ट अटैक से गुजरी हैं तो आपको ये डिस्क्लोज करना मस्ट था इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं पहले मेरी ये कंडीशंस हैं, मैं फला डिजीज़ को डील कर रहा हूँ और मैं इस वक्त किस कंडीशन में हूँ अपनी, जब मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये चीज़ डिस्कस नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने बेसिकली वो एक जिसे कहते हैं ना कि डिसीव करना, धोखा देना इंश्योरेंस कंपनी को। तो फैक्ट्स जो है तमाम डिस्क्लोज करने चाहिए। इन द अदर हैंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि जब वो इंश्योरेंस करती है तो वो एग्रीमेंट की तमाम जो शिक्के हैं, तमाम जो पॉइंट्स हैं, वो इंश्योर्ड करने वाले बंदे को बताई जाए कि जनाब आपको इस अंदाज से हम रिकवरी करके देंगे और फला कंडीशन ऐसे जिसके ऊपर रिकवरी नहीं हो सकती। तो फैक्ट्स डिस्क्लोज करना गुड फेथ है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कहते हैं नुकसान के अजाले को। All insurance contracts except life insurance are the contracts of indemnity. It is based on the idea that the assured का मतलब जिसने इंश्योरेंस कराई है, shall be compensate in case of loss only. In case of loss only, यानी कि जितना लॉस हुआ है उस हद तक ही उसे रेमेडी की जाएगी। The insured is not allowed to receive higher amount than the amount of loss. बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने एक चीज़ की इंश्योरेंस करवाई है, लाइक आपने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई है, आपके घर की जो अमाउंट है फर्ज करते हैं जी वो 1 करोड़ है, आपके घर को लॉस होता है, प्रॉपर्टी को लॉस होता है, वो जो लॉस है बेसिकली वो अब 10 लाख का है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपया नहीं डिमांड कर सकते। अगर आपके 1 करोड़ रुपये के घर को 10 लाख तक का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी उस 10 लाख रुपए तक के नुकसान को इंडेमनिटी करने की लायबल होगी, जिसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। डिक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये भी एक चीज़ है कि आपने ये डिक्ट्राइन वैसे कहते हैं एक मायदे को, या समझ लें एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन समझ लें कि अगर कोई शख्स ने एक से ज़्यादा कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवा ली है तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है इंश्योरेंस कंपनीज का कि अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ों से अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, कंपनी से इंश्योरेंस करवाई है और आपकी उस चीज़ को लॉस हो जाता है, वंस अगेन समझ लें आपने एक एक्सपोर्ट के लिए चीज़ भेजी है बाय शिप, आप गुड्स अपनी ट्रांसफर कर रहे हो, आप उसमें गुड्स को आपने 2 कंपनी से इंश्योर करवा रही है, आपकी गुड्स को 50,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों कंपनी से 50,000 रुपये रिसीव करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोनों कंपनी मिल के उस 50,000 को रिकवर करेंगे, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन करना, डिक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूटेड अमाउंट होगी, सेपरेट अमाउंट आप रिसीव करने के हकदार नहीं होंगे। प्रॉक्सिमेट कॉज, अच्छा प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, ये इसका उर्दू मीनिंग एग्जैक्ट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि ऐसा है कि जो एग्जाम्पल से किताब आपकी लिखी हुई है कि आप किसी गुड्स को फ़र्ज़ करें बाय शिप बेचते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो अब आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं अगेंस्ट वाटर हैज़र्ड्स, या आप कहें कि सी हैज़र्ड्स, या समुद्री जो नुकसान तो उसके अगेंस्ट आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। पानी की चले इंश्योरेंस आप करवाते हैं कि पानी से अगर नुकसान हुआ मेरे गुड्स को तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी लायबल होगी। अब आपके गुड्स को पानी से नुकसान कैसे होता है, तो शिप के अंदर ना रैट्स हैं, चूहे हैं, वो कोई पाइप आप लीक कर देते हैं शिप का, और पाइप लीक होने से वो पानी पहुंचता है आपकी गुड्स को, गुड्स डैमेज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जी ये तो लास्ट रैट्स के पाइप लीक करने से हुआ है, नहीं, अगर रैट्स ने चूहों ने पाइप लीक किया है लेकिन
गुड्स को लॉस पानी से ही हुआ, उस पाइप से पानी ही निकला था, तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली लायबल होगी कि वो आपके लॉस को रिकवर, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। Attachment of risk. An insurance contract cannot be enforced without the element of or defined risk. So the element of risk is always mentioned in the, otherwise it will be considered invalid. Definitely जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने भी आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे, तो आपने बताना है कंपनी को कि भाई मुझे रिस्क क्या है। अगर आप रिस्क मेंशन नहीं करेंगे तो बेसिकली ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है इन्फोर्सेबल फिर नहीं होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के अंदर। मिटिगेशन ऑफ लॉस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द, अच्छा मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाते हैं ना, लाइक हम बिजनेस में एग्जांपल लेते हैं, आपने फायर इंश्योरेंस करवाई है जी, आग से बचाव की अपनी इंश्योरेंस करवाई है, आपकी कंपनी में आग लग गई है, तो जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है ना, इंश्योर्ड जो होता है बंदा, जो पार्टी होती है, उसने पूरी कोशिश करनी है उस आग को ख़त्म करने की, बुझाने की कोशिश करनी है। इसे कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस, कि लॉस को ख़त्म करने की आपने कोशिश करनी है। हाँ, उस लॉस को ख़त्म करने में अगर आपका अपनी जेब से कोई खर्चा हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग रहा है, तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कोई जब इन्वेस्टिगेशन हो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ये पता लगे ये आग तो खुद से लगाई गई थी, या फिर आग लगी तो नेचुरली थी लेकिन उसको बुझाया जा सकता था लेकिन नहीं बुझाया गया। अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के अंदर फैक्ट डिस्क्लोज हो तो माइट भी पॉसिबल कि फिर आपको इंश्योरेंस की रकम रिकवर नहीं करके देगी कंपनी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने लॉस को ख़त्म करने की, मिटिगेशन ख़त्म करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, अच्छा डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है कि आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ लॉस, ये बड़ा मजे का लॉ है कि जब कंपनी आपको एक लॉस हुआ, कंपनी लॉस की अमाउंट आपको पे करती है, उसे क्या होता है, द इंश्योरर, वो जो जिससे इंश्योरेंस कराई हुई है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। ये एक मुहावरे से बात की है कि एक बंदा है, उसे एक इंश्योरेंस करवाई, उसको लॉस हो गया, कंपनी ने आई जी, कंपनी ने सारा मायना किया, ठीक है जी, कंपनी ने उसको लॉस के ऊपर पैसे पे कर दिए। अब कंपनी बेसिकली ये राइट हासिल रखती है कि जिस चीज़ का उसने लॉस के ऊपर पेमेंट की है उस अपनी पार्टी को, इंश्योर्ड पार्टी को, अब उस गुड्स के ऊपर तमाम राइट्स, तमाम जो हकूक है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए। इसका मतलब क्या कहने का, अगर कल को उन गुड्स के ऊपर किसी और जगह से कोई अमाउंट आती है तो वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करेगी, वो इंश्योर्ड पार्टी रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योर्ड पार्टी ऑलरेडी लॉस के ऊपर आने वाली रकम को वसूल कर चुकी है। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। कैंसलेशन, इंश्योरेंस के अंदर दोनों पार्टीज किसी वक्त चाहे इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है, और जैसे ये कैंसिल होता है एग्रीमेंट तो आपकी पॉलिसी उधर स्टॉप हो जाती है, फिर कोई भी किसी को लॉसेस के ऊपर रिकवरी नहीं करेगा। आर्बिट्रेशन, इंश्योरेंस जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं अक्सर इसके, तो एग्रीमेंट खासकर बिजनेसमैन के लिए होता है कि एग्रीमेंट करते हुए आप चाहें तो किसी थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेशन सालसी के लिए मुकर्रर कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योर्ड जो पर्सन है उसके आपस में डिस्प्यूट हो जाता है लॉस की अमाउंट के ऊपर या इंडेमिटी के मामला के ऊपर, तो वो किसी थर्ड पर्सन को एज अ सालस, हम कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन फैसला कराने की अथॉरिटी दे सकते हैं, इन्हें आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया है बिजनेस रिस्क को, फिर हमने कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क को डिफाइन किया है, उसके बाद जी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क देखी है, रिस्क के बाद हम मूव किए अपने असल टॉपिक की तरफ, इंश्योरेंस क्या है उसको डिफाइन किया है, और प्रिंसिपल इंश्योरेंस हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी सेपरेट काइंड्स पढ़ेंगे, बेसिक 4 काइंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मरीन इंश्योरेंस, फाइनेंस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।